हो गया था। हो गया। शांत हो जाइए दोस्तों। और बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक चल रही है। पिछले क्लास में हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन की बात किए थे। टाइप ऑफ रिएक्शन देख रहे थे। उसमें हमने पहला टाइप पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये भी समझे थे कि अधिकांश कॉम्बिनेशन रिएक्शन की प्रकृति एक्जोथर्मिक होती है। इसको समझ लिए थे ना। आगे हम आते हैं दूसरा टाइप के रिएक्शन पर। दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या हुआ? बैठ गए ठीक से? डीकंपोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या है? ध्यान दीजिए दोस्तों कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है Ca, इसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग चूना पत्थर कहते हैं, क्योंकि चूना इसी से बनाया जाता है। या आप 9th के एनसीईआरटी में याद होगा तो एक शब्द पढ़े होंगे, खरिया। ये चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। उसी तरह अगर आप फेरस सल्फेट को गर्म करिएगा, फेरस सल्फेट को गर्म करिएगा तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों गैस का रूप है, ये बन जाते। बैलेंस करिएगा, इसके आगे 2 लग जाएगा। अब बैलेंस हो गया तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। उसी तरह फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। एक और रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, यह है कैल्शियम क्लोरेट। कैल्शियम क्लोरेट KClO3, कैल्शियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जैसे ही हम गर्म करते हैं तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है।
फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रहा है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर आप देख रहे हैं कि अभिकारक रिएक्टेंट मात्र कितना है? एक। रिएक्टेंट मात्र कितना है? एक है। जबकि प्रोडक्ट 2 से अधिक प्राप्त हो रहे, 2 या 2 से अधिक प्राप्त हो रहे। रिएक्टेंट की संख्या, अभिकारकों की संख्या मात्र 1 है, जबकि प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक आपको प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी तमाम अभिक्रियाएं, ऐसी तमाम रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बदल जाए, ऐसी तमाम रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाए, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया की खासियत सबसे बड़ी यह है कि यह कंपोजिशन का ठीक उल्टा है। इससे पहले जो आप कंपोजिशन रिएक्शन पढ़े थे या कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े थे, उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 पदार्थ मिलकर एक हो गया था, या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक हो गया था, और यहां पर एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बट रहा है कि नहीं बट रहा है? तो ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, इसकी पहली विशेषता कि ये कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है, और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि डीकंपोजिशन में आपका रिएक्टेंट मात्र कितना होता है? 1 होता है। रिएक्टेंट मात्र कितना? 1। तो ऐसी तमाम रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाए, जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाए, उसे हम कौन अभिक्रिया कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम कौन अभिक्रिया कहते हैं? क्लियर हो गया? अपघटन अभिक्रिया समझिए। अब ध्यान दीजिए कि अपघटन अभिक्रिया तब तक नहीं हो सकती है जब तक आप क्या नहीं कर दीजिए? गर्म नहीं कर दीजिएगा। गर्म करने का मतलब उष्मा देना होता है, ध्यान भटकाइए मत। गर्म करने का मतलब, जब हम कहते हैं कि हम किसी जब हम कहते हैं कि हम किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य होता है कि हम उस पदार्थ को उष्मा दे रहे हैं। और जब हम किसी पदार्थ को ठंडा कर रहे हैं, मतलब उसका उष्मा निकाल रहे हैं। गर्म करने का मतलब उष्मा प्रदान करना, और ठंडा करने का मतलब उष्मा निकालना। और किसी भी पदार्थ को गर्म करने के अपेक्षा ठंडा करना ज्यादा कठिन होता है, ज्यादा खर्चीला होता है। तो क्या लगता है कि अपघटन अभिक्रिया जो का 3 एग्जाम्पल आपके सामने में है दोस्तों, तीसरा बैलेंस नहीं है। तीसरा बैलेंस नहीं है। तीसरा बैलेंस करिएगा, यहां 3, यहां 2 और यहां 2 लग जाएगा, बैलेंस हो गया। तो यहां जो 3 अभिक्रिया जो अपघटन अभिक्रिया है, ये निश्चित तौर पर बिना उष्मा दिए अर्थात बिना गर्म किए संपन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा संभव है कि कैल्शियम कार्बोनेट को बोरा में लाए और दे लात बोरा पर दे लात बन जाएगा? संभव है? जब तक गर्म करिएगा, गर्म नहीं करिएगा तब तक होगा ही नहीं। यानी कि अपघटन अभिक्रिया तब तक नहीं हो सकती है जब तक हम उष्मा प्रदान न करें, अर्थात जब तक हम गर्म ना करें।
यानी अपघटन अभिक्रिया करवाने के लिए आपको उष्मा देना पड़ेगा। और ऐसी तमाम रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपको उष्मा देना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक कहते हैं, यानी उष्मा शोषी कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? उष्मा शोषी कहते हैं। यानी कि अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति किस तरह की है? उष्मा शोषी है। उष्मा शोषी का जिक्र नोट में आगे कर दिया गया है। ये मत सोचिएगा कि नोट में नहीं दिया गया है, आगे इसका जिक्र किया गया है। तो अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है? क्या बिना उष्मा दिए आपका ये रिएक्शन हो सकता है? क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अपघटन रिएक्शन कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया बिना उष्मा दिए संपन्न नहीं हो सकती है। अर्थात अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति किसके समान? उष्मा शोषी के समान। अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति किसके समान? क्लियर? अब दो रिएक्शन आप समझ चुके हैं। दोनों रिएक्शन में थोड़ा आप अंतर को समझ लीजिए। एक कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा डिकम्पो यानी अपघटन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बन जाता था। दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ हो जाता था। जबकि अपघटन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में बंट जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ में बंट जाता है। संयोजन अभिक्रिया की प्रकृति एक्सोथर्मिक होता है। संयोजन अभिक्रिया की प्रकृति एक्सोथर्मिक होता है। संयोजन अभिक्रिया की प्रकृति एक्सोथर्मिक होता है। जबकि अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति इंडोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक होता है। क्लियर? समझ गए बातों को? यानी संयोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया है। एक और जहां संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक हो जाते हैं, वहीं अपघटन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बंट जाते हैं। संयोजन अभिक्रिया की प्रकृति जहां उष्मा क्षेपी होती है, वहीं अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति उष्मा शोषी होती है। अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति उष्मा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? तीसरा रिएक्शन पर आए। तीसरा रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन। अब इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन, यानी कि विद्युत अपघटन भी अपघटन अभिक्रिया है। विद्युत अपघटन भी अपघटन अभिक्रिया है। लेकिन जहां एक और इससे पहले जो अपघटन हो रहा था वो उष्मा देने से हो रहा था, और यहां पर आपको क्या देना पड़ेगा? विद्युत देना पड़ेगा। तो विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया को
विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया को डिफाइन करने के लिए आप यह भी कह सकते कि ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत ऊर्जा के मदद से संपन्न होती है, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत ऊर्जा के मदद से संपन्न होती है उसे विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो यह भी अपघटन अभिक्रिया है और तमाम अपघटन अभिक्रिया इंडोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक होता है यानी कि यह अभिक्रिया भी आपका क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा। यह अभिक्रिया भी आपका क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा, क्योंकि यह अभिक्रिया भी विद्युत के बिना संपन्न नहीं हो सकता और विद्युत भी एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी बिना ऊर्जा दिए यह रिएक्शन भी संपन्न नहीं हो सकता है। तो इस तरह डीकंपोजिशन रिएक्शन की प्रकृति भी उष्माशोषी होती है, तो तमाम इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन की भी प्रकृति उष्माशोषी होती है। तमाम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रकृति उष्माशोषी होती है। लेकिन अब समझिए कि क्या होगा विद्युत अपघटन। देखिए, विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। तो जब भी हम विद्युत अपघटन करेंगे ना तो वहां पर कौन विद्युत धारा, डीसी। बैटरी से प्राप्त विद्युत कैसा होता है, डीसी। और हमारे घरों में जो विद्युत आते हैं वो एसी होते हैं। तो विद्युत अपघटन में विद्युत का जो स्वरूप देना पड़ता है वो कौन होता है, अर्थात अल्टरनेटिव करंट से हम इलेक्ट्रोलाइसिस को संपन्न नहीं कर सकते हैं। अल्टरनेटिव करंट से हम विद्युत अपघटन को संपन्न नहीं कर सकते हैं। विद्युत अपघटन संपन्न करवाने के लिए हमें कौन सी विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है, डीसी, डायरेक्ट करंट। आइए आप लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे आप देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये सब देख रहे हैं। विद्युत अपघटन कैसे होता है इसको, विद्युत अपघटन में पहले एक बर्तन होता है। क्या होता है, बर्तन होता है। बर्तन में दो इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, एक प्लस, माइनस वाले को कैथोड कहते हैं और प्लस वाले को एनोड कहते हैं। अब जिसका भी माइनस वाले को कैथोड और प्लस वाले को, तो विद्युत अपघटन जो होता है पहले उसमें एक बर्तन होता है। उस बर्तन में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव ग्रिड और दूसरा निगेटिव ग्रिड। निगेटिव ग्रिड को क्या कहते हैं, कैथोड। पॉजिटिव ग्रिड को क्या कहते हैं, एनोड। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया में ही निगेटिव ग्रिड को क्या कहा जाता है, कैथोड, और पॉजिटिव ग्रिड को क्या कहा जाता है, एनोड। जब हम बैटरी की बात करेंगे, बैटरी में निगेटिव ग्रिड को एनोड और पॉजिटिव ग्रिड को कैथोड। तो आप ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो निगेटिव ग्रिड इस्तेमाल होते हैं उसे कैथोड कहते हैं, और पॉजिटिव ग्रिड जो इस्तेमाल होते हैं उसे एनोड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं। अब जिसका विद्युत अपघटन करना है, जैसे हमें सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करना है, तो उसका जलीय विलयन तैयार कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जलीय विलयन। और जलीय विलयन तैयार करके इस विलयन में हम इसको डाल देंगे। जैसे आप सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन तैयार कर लीजिएगा, इसको जोड़ दीजिए आप किससे, बैटरी से जोड़ दीजिएगा। किससे, बैटरी से, क्योंकि प्लस माइनस तो आपको बैटरी से प्राप्त होगा। एसी में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, डीसी में ही प्लस माइनस होता है।
अब आपको पता चल गया होगा कि विद्युत अपघटन में डीसी ही क्यों चाहिए, क्योंकि एसी में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। प्लस माइनस केबल बैटरी यानी कि डीसी में ही होता है। तो जैसे आप सोडियम क्लोराइड को दीजिएगा तो सोडियम क्लोराइड जो है आयन में टूट जाएगा, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। सोडियम धन आयन में टूट जाएगा, क्लोरीन ऋण आयन में टूट जाएगा। आप कहिएगा क्यों? तो धातु जो होते हैं वो धनात्मक आयन में टूटते हैं और अधातु जो होते हैं वो ऋणात्मक आयन में टूटते हैं। तो सोडियम प्लस में टूट जाएगा, धन आयन में टूट जाएगा और क्लोरीन, अब कहिए कि सही में टूट जाएगा। बिल्कुल ऐसे तमाम यौगिक जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होते हैं वो जल में घुलने के बाद आयन में क्या होते हैं? टूट जाते। वो जल में घुलने के बाद आयन में टूट जाते हैं। ऐसे तमाम यौगिक जिसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं, यानी ऐसे यौगिक जिसमें एक धातु हो और एक अधातु हो। फिर देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये आयन में नहीं टूटेगा। कार्बन डाइऑक्साइड आयन में, क्योंकि कार्बन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु, इसमें धातु है ही ना। ऐसे तमाम यौगिक जिसमें एक धातु और दूसरा, उसको जल में घुलाने पर वो आयन में टूट जाता है। जो धातु होते हैं धनात्मक आयन, अधातु होते हैं। अब दो तरह के आयन हो गया है बर्तन में, हो गया कि न हो गया? दो तरह के आयन हो गया कि न हो गया? अब आइए, कूलम का कहना है कि प्लस वाला माइनस में चला जाएगा। प्लस कौन है? तो सोडियम किस ग्रिड पर जाकर जमा हो जाएगा? प्लस पर जमा हो जाएगा। और क्लोरीन किस पर जमा हो जाएगा? एनोड पर जमा हो जाएगा। क्योंकि धन आयन को निगेटिव ग्रिड अपनी ओर आकर्षित करेगा और ऋण आयन को पॉजिटिव ग्रिड अपनी ओर आकर्षित करेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप समझ लीजिए कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सोडियम प्लस है तो इसको आकर्षित करेगा कौन? और क्लोरीन माइनस है तो इसको आकर्षित करेगा कौन? तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर सोडियम प्लस का कैथोड पर जाकर जमा होना और क्लोरीन माइनस का एनोड पर जाकर जमा होना एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है। और यह रासायनिक अभिक्रिया विद्युत अपघटन कहलाता है। क्लियर हो गया? अब विद्युत अपघटन केवल ऐसे ही यौगिक का संभव है जिस यौगिक में एक धातु हो और एक, आपको पता देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का विद्युत अपघटन होगा, क्या होगा? होगा ही नहीं, नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड का विद्युत अपघटन। आपसे पूछेगा कि अल्कोहल C2H5OH का विद्युत अपघटन होगा? नहीं होगा। विद्युत अपघटन केवल उन्हीं यौगिक का होगा जिसमें एक धातु हो और एक, अब जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करिएगा तो एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन माइनस, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, तो प्लस वाला कहां पर? कैथोड पर, और माइनस वाला एनोड पर। अब देखिए कि अधातु वाला यौगिक का तो नहीं होता है, केवल ऐसे यौगिक जिसमें नॉन मेटल ही नॉन मेटल हो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। लेकिन जल में दोनों अधातु है, हाइड्रोजन भी और, लेकिन जल का विद्युत अपघटन होता है क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसे अधातु है जो धनात्मक आयन बना सकते हैं। यह अपवाद है, अधातुओं में हाइड्रोजन अपवाद है जो धनात्मक आयन बना सकते हैं और हाइड्रोजन ऋणात्मक आयन भी बना सकता है। इसीलिए जल का इलेक्ट्रोलाइसिस संभव है और जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करिएगा तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन माइनस में टूटेगा। तो इस तरह हाइड्रोजन आपका कहां निकलेगा? कैथोड पर, ऑक्सीजन कहां निकलेगा? और ये एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस कहां से निकलता है? जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन गैस कहां से निकलता है? अब आपसे पूछ देगा कि बताइए हो कि
बेरियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर बेरियम कहां प्राप्त होगा? बेरियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर बेरियम कहां प्राप्त होगा? तो बेरियम धातु है तो ये प्लस बनाएगा, क्लोरीन अधातु है तो प्लस वाला माइनस ग्रिड पर, यानी कहां? कैथोड पर, और क्लोरीन वाला एनोड पर। क्लियर? कोई दिक्कत? क्या सभी यौगिकों का विद्युत अपघटन होगा? केवल ऐसे यौगिकों का होगा जिस यौगिक में एक धातु हो और एक अधातु। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यौगिक का अपने अवयवी धातु और अधातु के आयनों में टूट जाने की प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। और विद्युत अपघटन में चूंकि विद्युत देने पर ही संपन्न होती है, अर्थात विद्युत अपघटन की प्रकृति उष्मा शोषी होती है। विद्युत अपघटन की प्रकृति उष्मा। आपसे पूछ देगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन होगा? बताइएगा। नहीं होगा? बिल्कुल होगा। काहे नहीं होगा? कैल्शियम धातु है ना। कैल्शियम क्या है? तो कैल्शियम धातु है तो कैल्शियम आयन में टूटेगा। अब कैल्शियम कहां जाएगा? कैथोड पर। ऑक्सीजन कहां जाएगा? तो इस तरह आप क्या देख रहे हैं कि जब भी विद्युत अपघटन होता है धातु वाला आयन कहां जाता है? आपसे पूछेगा कि एक आयनिक यौगिक का विद्युत, जब यौगिक में धातु अधातु है ना, उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक की चर्चा इसी चैप्टर के लास्ट में हम करेंगे, समझे कि ना? तो आप समझ लीजिए कि ऐसे तमाम यौगिक जिसमें एक धातु और एक अधातु हो, यानी धातु अधातु दोनों, उसे क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि आयनिक यौगिक का विद्युत अपघटन करने पर धातु के आयन कहां निकलते हैं? अधातु का आयन। अब धातु के आयन कैथोड पर ही क्यों जाते हैं ये आपको पता चल गया कि नहीं? क्योंकि धातु आयन पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव पर ही जाएगा। अधातु का आयन निगेटिव है, वो पॉजिटिव पर ही जाएगा। तो हमको लगता है विद्युत अपघटन आप समझ गए हैं और दूसरों को समझा भी दीजिएगा। कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा कि विद्युत अपघटन की प्रकृति उष्मा छेपी या उष्मा शोषी? उष्मा शोषी, क्योंकि इसमें भी ऊर्जा अर्थात विद्युत ऊर्जा लग रहा है। विद्युत अपघटन में धातु के आयन कहां मुक्त होते हैं? कैथोड पर। विद्युत अपघटन में धातु के आयन कहां मुक्त होते हैं? कैथोड पर। विद्युत अपघटन में अधातु के आयन कहां मुक्त होते हैं? एनोड पर। अधातु के आयन कहां मुक्त होते हैं? एनोड पर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। एक बार विद्युत अपघटन को पढ़िए। कलम किसका गिर गया है? समझ रहे हैं ना सब? थोड़ा कम समझ रहे हैं तो धार फराना नहीं है। अब मान लीजिए केमिस्ट्री आप 10th के बाद बिल्कुल छोड़ दिए होंगे, तो हो सकता है कि 2-4 पॉइंट आपको समझ में ना आता हो। फिर भी आप बार बार पूरा कंसंट्रेट होकर हर एक बातों पर नजर गड़ाए रखिए और समझने का कोशिश कीजिए। क्या? H2SO? हाँ बिल्कुल। H2SO4 में हाइड्रोजन है ना। H2SO4 को अगर जल में डालेंगे तो ये आयन में टूटेगा और सल्फेट आयन में बटेगा। तो हाइड्रोजन जाएगा कहां पर? कैथोड पर। और सल्फेट जाएगा, यानी H2SO4 का विद्युत अपघटन संभव है। H2SO4 का विद्युत अपघटन संभव। विद्युत अपघटन में कौन सी विद्युत धारा? एसी या डीसी? कौन? डीसी। क्लियर? सुरभि कुमारी क्वेश्चन पूछ रहा है, रिएक्शन याद करना। याद केवल क्वेश्चन करना है,
याद केवल नोट के पीछे में जो क्वेश्चन है उसको याद करना है पूरा का पूरा, और जो भी चीज है उसको एक एक करके समझना है। अगला रिएक्शन पर आ जाए। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, दूसरा डीकंपोजिशन, तीसरा इलेक्ट्रोलाइसिस, चौथा पर आइए फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल ऐसी तमाम रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी तमाम रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ऐसी तमाम रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाला रिएक्शन। प्रकाश की उपस्थिति में जो भी रिएक्शन होता है फोटोकेमिकल होता है। अब प्रकाश की उपस्थिति में ब्रह्मांड में एक बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन होता है प्रकाश संश्लेषण। आप पढ़े होंगे कि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिट्टी से जल लेते हैं, फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के सहायता से ग्लूकोज बनाते हैं और बाय प्रोडक्ट के रूप में जल और ऑक्सीजन बनता है। बैलेंस करिएगा तो 6, 12, 6 आता है। अब ये जो रिएक्शन है दोस्तों, ये पौधों में होने वाला प्रकाश संश्लेषण वाला रिएक्शन है, प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है। अब यह रिएक्शन बिना सनलाइट का होगा ही नहीं, अंधेरे में यह रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो यह रिएक्शन किस प्रकार का रिएक्शन है? फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ऐसी तमाम रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, ऐसी तमाम तरह की रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों, आप हाइड्रोजन को और क्लोरीन को अंधेरा में रख दीजिए, कोई रिएक्शन इनके बीच नहीं होगा। हाइड्रोजन गैस को और क्लोरीन गैस को अगर आप मिला दीजिए और अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, तो इनके बीच कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन वहीं लाइट जला दीजिए, खेल चालू। अरे हल्ला मत करिए, अरे हल्ला फिर करिएगा। इतना गंभीर चैप्टर, हल्ला करिएगा छुट्टी दे देंगे। सुबह से मेरा मूड ऑफ है, कई क्लास हम छोड़ चुके हैं। एक तो रिएक्शन चल रहा है, समझिए, हल्ला काहे करने लगते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर अंधेरे में एक दूसरे में मिला दिया जाए तो बिल्कुल वे कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब ये इसकी प्रकृति है कि अभिक्रिया नहीं करते। नदी में जल क्यों है सर?
इसका क्या उत्तर दिया जा सकता है? ठीक है, तो हर की अपनी अपनी प्रकृति है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक ही क्यों होता है, 17 क्यों नहीं होता है? इसका क्या उत्तर दिया जा सकता है? तो हर तत्व की अपनी अपनी विशेषताएं हैं इस ब्रह्मांड में, और अपनी विशेषताओं के अनुरूप ही वो व्यवहार करते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अंधेरे में बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन प्रकाश के साथ प्रकाश होते ही दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन साथ साथ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ चुके कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या हो जाए? एक हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लियर? कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना? तो यहां पर ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन साथ साथ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। साथ साथ यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिल्वर, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड को ले लीजिए, सिल्वर आयोडाइड को ले लीजिए, सिल्वर क्लोराइड को ले लीजिए। सिल्वर के लगभग जितने भी यौगिक है, सिल्वर के जितने भी यौगिक है, सारे के सारे प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाते हैं। सारे के सारे प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। सारे के सारे प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं? टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड को आप प्रकाश में रखे हुए सिल्वर और ब्रोमीन में टूट गया। सिल्वर आयोडाइड को प्रकाश में रखे वो सिल्वर और आयोडीन में टूट गया या डिकम्पोज हो गया, अपघटित हो गया। सिल्वर क्लोराइड को भी आप प्रकाश में रखिएगा, वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। दोस्तों ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन या जितने हैलोजन है ना, वो भी 2 परमाणु होते हैं, इसलिए Br2 लिखना पड़ रहा है, क्योंकि ये 2 परमाणु। इन तमाम रिएक्शनों को आप अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इन तमाम रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होता है, इसलिए आप इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। और एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन संपन्न होता है, तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन को प्रकाश ऊर्जा चाहिए। इसका इन मतलब निकलेगा, अगर ये सारी रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है, ये सारे रिएक्शन अंधेरे में संपन्न नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इन रिएक्शनों को क्या चाहिए? प्रकाश ऊर्जा चाहिए। यानी प्रकाश ऊर्जा दिए बगैर ये रिएक्शन संपन्न नहीं हो सकता है, यानी ऊर्जा दिए बिना ये रिएक्शन संपन्न नहीं हो सकता है। अर्थात इस प्रकाश रिएक्शन अभिक्रिया की भी प्रकृति उष्मा क्षेपी होगा या उष्मा शोषी क्या होगी? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति भी उष्मा शोषी होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति भी उष्मा शोषी होती है। क्लियर दोस्तों? समझ गए? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोकेमिकल रिएक्शन को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बिना प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो ही नहीं सकता है, और अगर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बिना प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न नहीं होता है, तो ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि इन रिएक्शनों को चाहिए प्रकाश ऊर्जा, यानी कि बिना ऊर्जा दिए ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। और जिस रिएक्शन में ऊर्जा देना पड़े तभी वो संपन्न हो, तो उसकी प्रकृति उष्मा शोषी होती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की प्रकृति उष्मा शोषी है।
इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन की प्रकृति उष्मा शोषी है और फोटोकेमिकल रिएक्शन की प्रकृति भी उष्मा शोषी है। फोटोकेमिकल रिएक्शन की प्रकृति भी उष्मा शोषी है। पढ़िए फोटोकेमिकल को। कोई दिक्कत? प्रश्न पर जाते हैं कि न रोज? जाते हैं ना? बिल्कुल दोस्तों, अगर लक्ष्य आपका सिर्फ सरकारी नौकरी प्राप्त करके समाज में रुतबे हासिल करना है तो ये बिना हमारे नोट के टोटल 20,000 क्वेश्चन को याद किए बिना संभव। कोई कहता है संभव, वो फेक है, फेक है ना। बहुत मार्केट में हवा उड़ रहा है कि 15 दिन में केमिस्ट्री पढ़े या 20 दिन में बायोलॉजी, तो उस 28 दिन में लुसेंट पढ़े, ठीक है ना। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, वो सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। मार्केट में एक से एक आदमी बैठल है कमाने के लिए, जो आपको झांसा दिखाई देगा कि 20 दिन में केमिस्ट्री पढ़े, 10 दिन में बायोलॉजी, 28 दिन में लुसेंट, और वो बेचारों को 5 साल में लुसेंट याद नहीं हुआ है, वो 28 दिन में दावा कर रहा है। तो ऐसे दावों से बचकर, आप देख रहे हैं कितना केमिस्ट्री का, आप क्वेश्चन ही देख लीजिए। केमिस्ट्री में अब तक सारा कंपटीशन का जब हम क्वेश्चन जमा किए हैं तो लगभग 3,500 से ऊपर क्वेश्चन जमा हुआ। अब सारे क्वेश्चनों पर पकड़ बनेगा तब ना आप पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि नहीं केमिस्ट्री में पूछेगा तो हम जवाब देंगे ही देंगे। तो अब वो समय नहीं है कि इंपोर्टेंट चीज पढ़ के आप नौकरी कर लीजिएगा। अब समय है कि जब तक पूरा सिलेबस पर पकड़ नहीं होगा तब तक आपसे नौकरी करना संभव नहीं है, क्योंकि कटअप 80% से भी ऊपर भाग रहा है बोर्ड का। तो इसीलिए 100% नौकरी चाहिए। तो आप प्रश्नों को याद करिए। मात्र 20,000 क्वेश्चन है हमारे पूरे जीएस के पैकेज में, आर्ट्स और साइंस मिला करके, यानी रोशन सर और हमारा नोट्स मिला करके, और इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप पटना में आए हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कीजिए, कुछ नहीं करिए, नौकरी होगा ही होगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्या महाविक्रिया होगा? छठा, पांचवा, 20 प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ध्यान दीजिए दोस्तों कि विस्थापन अभिक्रिया को हम तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हम रिएक्टिविटी सीरीज को ना समझ लें। धातुओं में कौन एक दूसरे से कितना ज्यादा अभिक्रियाशील है, जब तक हम इस बात को ना जान ले तब तक हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, विस्थापन अभिक्रिया को समझ नहीं सकते। आपको रिएक्टिविटी सीरीज यानी कौन धातु कितना ज्यादा अभिक्रियाशील है यह समझना ही पड़ेगा। किसको समझने के लिए? और धातुओं का रिएक्टिविटी सीरीज आपके नोट पर है, थोड़ा उस पर नजर दौड़ाइए तो।
ये क्या लिखा है जी? क्या लिखा हुआ है? देख लिए रिएक्टिविटी सीरीज को, देख लिए। पोटासियम सबसे ज्यादा विक्रियाशील, पोटासियम के बाद लिथियम, बेरियम, एस्ट्रासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, टीन, सीसा, और उसके बाद हाइड्रोजन का स्थान आता है। किसका? कॉपर, पारा, चांदी, सोन और प्लेटिनम। देखिए, सोडियम से ज्यादा अभिक्रियाशील, यानी किसी भी अभिक्रिया में सोडियम से काफी तेज अभिक्रिया करेगा कौन? पोटेशियम। लिथियम से ज्यादा अभिक्रियाशील सोडियम, एल्युमिनियम से ज्यादा अभिक्रियाशील मैग्नीशियम, और सबसे कम अभिक्रियाशील सीसा। और रिएक्टिविटी सीरीज में सीसा के बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉर्डर है, हाइड्रोजन के ऊपर जितना है सब रिएक्टिव है, और ये सब रिएक्टिव, यानी कि कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब रिएक्शन में भाग, अर्थात ये अभिक्रिया करते ही नहीं है। हमने क्या किया है? जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है उसको एक जगह कर दिए हैं, जो मध्यम अभिक्रियाशील है उसको एक जगह कर दिए हैं, और जो अभिक्रियाशील है ही नहीं उसको भी एक जगह कर दिए। तो कौन किस धातु से ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये बात आप समझ गए हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? कौन कौन अभिक्रियाशील नहीं है देख लिए। और अधातुओं की अभिक्रियाशीलता में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा अभिक्रियाशील, ब्रोमीन से ज्यादा, क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो जब तक हम रिएक्टिविटी सीरीज को न समझ ले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ नहीं सकते। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ नहीं सकते। तो आपको लगता है कि नहीं कि आप रिएक्टिविटी सीरीज को समझ चुके हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार के, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गया? कौन किससे कितना अभिक्रियाशील है, कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है, ये बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। आइए पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट की, किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करवा दीजिए? बेरियम से। हमने कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? बेरियम से करवा रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया बेरियम से करवा रहे हैं। यहां पर दो धातु है आपके पास, एक कैल्शियम दूसरा बेरियम। कैल्शियम और बेरियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? कौन? कैल्शियम है। कौन है? बेरियम है। तब कहां याद हुआ? बेरियम ने ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, बेरियम ज्यादा है ना। तो ध्यान दीजिए कि जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करवाइएगा तो बेरियम कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है, और बेरियम ज्यादा रिएक्टिव है। कैल्शियम को कहेगा कैल्शियम तुम्हारा हम कार्बोनेट छीन लेंगे, छीन लेंगे, और छीन लिया जाएगा।
और कैल्शियम को भगा दिया जाएगा। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु का परमाणु या परमाणु का समूह छीन लेते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु का परमाणु या परमाणु का समूह छीन लेते हैं। बेरियम कार्बोनेट छीन लेगा कैल्शियम का, क्यों? तो बेरियम ज्यादा पावरफुल है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु के परमाणु को डिस्प्लेस करके अपने पास ले आए, उसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए यहां पर कार्बोनेट डिस्प्लेस होकर किसके पास चला गया? डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। डिस्प्लेसमेंट किस नियमों के अधीन हुआ, ये बात आपको समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब बेरियम से हो जाए, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब बेरियम से हो जाए तो बेरियम कार्बोनेट और कैल्शियम बनता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें एक सिंगल परमाणुओं का समूह डिस्प्लेस होकर दूसरा जगह गया। वहीं आप सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम से करवा रहे हैं। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? पोटेशियम से करवा रहे हैं। सोडियम ज्यादा अभिक्रियाशील या पोटेशियम? कौन? पोटेशियम। अब पोटेशियम क्या करेगा? सोडियम का कहेगा क्लोरीन तुम्हारा ले लिया जाएगा। अब पोटेशियम ज्यादा अभिक्रियाशील है कि नहीं? वे सोडियम के क्लोरीन को क्या करेगा? छीन लेगा। अभिक्रिया के बाद क्या बन जाएगा? ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट किस नियमों के अधीन हो रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कोई दिक्कत हो रहा है आपको? तो सोडियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया जब पोटेशियम से होगी तो पोटेशियम सोडियम का क्लोरीन छीन लेगा, क्योंकि पोटेशियम क्लोरीन के तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील है। पोटेशियम सोडियम के तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील है, उसका क्लोरीन छीना गया है। बात को समझे कि ना? आप कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करवा दीजिए। किससे? लोहा से। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किससे करवा दीजिए? अब का ये लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील या कॉपर? कौन? लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है। कौन है? कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे? तो कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील या लोहा? लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील। अब लोहा क्या करेगा? कॉपर का सल्फेट छीन लेगा। अभिक्रिया के बाद क्या बन जाएगा? और कॉपर क्या हो जाएगा? क्लियर? ये कौन सा रिएक्शन है? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि सल्फेट डिस्प्लेस होकर किसके पास चला गया? अब आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो समझ रहे होंगे क्या? अभी तुरंत देखिए। अच्छा बताइएगा, इस रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया अगर हम सोना से करवाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? रिएक्शन होगा ही नहीं। यहां पर रिएक्शन संभव ही नहीं है। अगर सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोना से करवाएंगे रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? तो सोना सिल्वर से कम अभिक्रियाशील है, और कम अभिक्रियाशील धातु अपने से अधिक अभिक्रियाशील धातु का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, उसका कुछ भी छीन नहीं सकते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोना से करवाने पर इनके बीच अभिक्रिया होगी। अच्छा आइए, तो अगर दोस्तों फेरस सल्फेट की अभिक्रिया अगर कॉपर से करवाएंगे तो क्या बनेगा? फेरस सल्फेट की अभिक्रिया कॉपर से होगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर फिर लोहा के तुलना में
कम अभिक्रियाशील है, लोहा की तुलना में कम अभिक्रिया। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न दिया जा सकता है कि फेरस सल्फेट के विलयन में कॉपर को, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फेरस सल्फेट के विलयन में कॉपर को डालने पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रिएक्शन होगा ही होगा। अब यहां पर दोस्तों अगर जिंक दे दे तो रिएक्शन होगा होगा क्या बनेगा? क्या होगा? प्लस। क्लियर हो गया? सिंगल डिस्प्लेसमेंट समझ गए? नोट में जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल दिया हुआ उसको आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान, एकदम एकाग्रचित होकर ध्यान दीजिए। तो समझ में नहीं आ रहा है? निशांत कुमार बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। काहे ना आ रहा है जी? समझ रहे हैं? अब आप ये समझ गए ना कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। आप ये भी समझ गए होंगे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा कि, ये आप समझ चुके हैं ना? सिंगल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है और होगा कि नहीं होगा, ये दोनों बात की जानकारी आपको समझ में आ गया कि ना आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि कह रहा है, एक क्या नाम है इसका, आदित्य सिन्हा पूछ रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि जिंक लोहा की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील है। उनका क्वेश्चन है कि आप कैसे कह सकते हैं कि पोटेशियम, आप कैसे कह सकते हैं कि पोटेशियम सोडियम की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील है? तो इसका उत्तर है कि हमारे वैज्ञानिकों ने लैब में विभिन्न यौगिकों का रिएक्शन करवाकर एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाया है। वैज्ञानिकों ने लैब में भिन्न भिन्न धातुओं के बीच अभिक्रिया कराकर एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाया है, और वो रिएक्टिविटी सीरीज हम याद कर लिए हैं और आपको भी बोले हैं क्या करने के लिए, याद कर लेने के लिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज ये जांचा परखा है, ठीक है ना? सोडियम पोटेशियम, आप कैसे कह सकते हैं कि पोटेशियम सोडियम से ज्यादा अभिक्रियाशील है? तो दिखाने के लिए तो लैब चाहिए। लैब में हम रिएक्शन कराकर ये आपको दिखवा देते कि देख लीजिए कैसे पोटेशियम कितना तेजी से अभिक्रिया कर रहा है और उसके तुलना में सोडियम थोड़ा धीमी गति से अभिक्रिया कर रहा है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आप याद रखिए, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ध्यान दीजिए, एक और है कि कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया पीबी से होगा। पीबी यानी सीसा से होगा? बिल्कुल होगा। कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है कि नहीं? सीसा मध्यम अभिक्रियाशील में है, जबकि सीसा के से कम कॉपर अभिक्रियाशील है। यह बिल्कुल अभिक्रिया होगा और बनेगा लेड सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा? मुक्त हो। बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा? अब सीसा देखिए मध्यम अभिक्रियाशील धातु के श्रेणी में रखा हुआ है सीसा, जबकि कॉपर अक्रियाशील धातु की श्रेणी में रखा हुआ है। तो इनके बीच काहे ना अभिक्रिया होगा? बिल्कुल अभिक्रिया होगा। क्लियर? आगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट समझ गए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होते हैं सिंगल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए अब समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट।
अब देखिए सिंगल में सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन यहां पर क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो दो परमाणु या परमाणु के समीप विस्थापित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डबल डी। जैसे आप सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करवा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट से। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट से करवा रहे हैं। अब तो यहां पर रिएक्शन होगा, सोडियम देखेगा किसको, चांदी को देखेगा, और सोडियम पकड़ लिया कि हमसे कमजोर वाला चांदी अवेलेबल है हमारे पास, ये अपना साथ क्लोरीन है, इसको निकाल देगा, निकलो तुम हमको छीनना है। तो सोडियम जो है ना अपना क्लोरीन निकाल देगा, और ये सिल्वर का नाइट्रेट क्या करेगा, छीन लेगा, ये बना लेगा क्या, सोडियम नाइट्रेट बना लेगा। अब ये क्लोरीन को भेज दिया बाहर, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में सोडियम देख रहा है कि सिल्वर हमसे कम पावरफुल है और हम इसका नाइट्रेट छीनेंगे तो छीनेंगे, छीन लिया गया। अब एजी फ्री हो गया है, एजी क्या हो गया है, और क्लोरीन को सोडियम निकाल दिया कि निकल जाओ तुम। अब क्लोरीन निकल गया, क्लोरीन का हम जाएंगे कहां जाएंगे, क्लोरीन अधातु है, सिल्वर धातु है, अधातु एक दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि धातु प्लस अधातु। क्लोरीन कहेगा कि हमको तो सोडियम निकालिए दिया, हम जाते सिल्वर के साथ मिल जाते, हल्ला कह करते। तो क्लोरीन को सोडियम निकाल फेंका है, तो क्लोरीन का कि सोडियम तो हमको निकाले फेंका है, बगल में चांदी है, हम जाते हैं उसी के साथ मिल जाते हैं, किसी के साथ तो रहेंगे। यहां देखिए डबल डबल डिस्प्लेस हो गया, नाइट्रेट डिस्प्लेस होकर कहां चला गया, और क्लोरीन डिस्प्लेस होकर कहां आ गया, और यहां दो दो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे ही यौगिकों के बीच होगा, है कोई कि नहीं होगा। आपको कहेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, संभव है नहीं डबल डिस्प्लेसमेंट होने के लिए एक धातु अधातु वाला कितना यौगिक चाहिए, यानी कि दो यौगिक चाहिए, दोनों यौगिक में एक धातु एक धातु और एक अधातु होनी चाहिए। क्लियर, अब समझ गए। अब तो ये समझ गए होंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। अच्छा, एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं, इसका आप डबल डिस्प्लेसमेंट करवाइए, देखिए हो रहा है कि ना। क्या होगा, कॉपर सल्फाइड की अभिक्रिया, रिएक्शन करवाइए अगर डबल डिस्प्लेसमेंट समझ गए हैं तो। सबसे पहले यहां पर आप सोच लीजिए रिएक्शन होगा तो होगा, होकर ही रहेगा। अब जो है सल्फेट जाएगा किसके पास, सल्फर जाएगा किसके पास, कॉपर सल्फेट प्लस H2S। देख लिए कैसे हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो कॉपर सल्फाइड का विक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से करवाने पर कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। क्लियर, समझे कि नहीं समझे बताइए। समझ गए डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, समझ गए। अच्छा, एक लिख रहे हम डबल डिस्प्लेसमेंट। सिल्वर क्लियर हो गया।
अरे अरे ध्यान दीजिए, अरे पहले ये देखिए, कोई कह रहा कि नहीं होगा। सबसे पहले देखिए कि ऐसे दो यौगिक है तो होगा ही, नहीं होने का चांस है ये नहीं है, यहां पर होगा ही होगा। जब दोनों तरफ दो ऐसे यौगिक है जिसमें एक धातु एक धातु एक धातु एक, यहां पर हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में है, तो यहां भी प्लस माइनस है, तो होगा ही होगा। अब होगा तो होगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा? फेरस सल्फाइड सल्फ्यूरिक अम्ल। किया डबल डिस्प्लेसमेंट है, समझे कि नहीं समझे दोस्तों? कोई दिक्कत? क्लियर? AgCl को क्या कहते हैं? AgCl को सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। क्लियर? डबल डिस्प्लेसमेंट समझ गए? एक और रिएक्शन लिख रहे, एक और, तब हम आगे बढ़ जाते हैं। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन नोट में दिया हुआ है कि बोला? अच्छा, ये नोटे में दिया हुआ है। ये तो देखिए PbI2 प्लस KNO3 हॉल टू, या लेड का बैलेंसी 2 होता है, नाइट्रेट की बैलेंसी 1। तो फॉर्मूला लिखना बताए थे कि नहीं? तो नाइट्रेट का बैलेंसी 1 लेड ग्रहण कर लिया, लेड की बैलेंसी 2 नाइट्रेट ग्रहण कर लिया, तो यह बन गया लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर? एक और रिएक्शन लिख रही है, तो नोटे में था ना? नहीं था? है। अच्छा, एक और रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट का। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से करवाइए। अरे हल्ला नहीं, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट है सोडियम क्लोराइड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए? आप ये भी समझ गए कहां सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, समझे? आप ये भी समझ जाए होंगे कि दो यौगिकों के बीच डबल डिस्प्लेसमेंट कब होगा, इस बात को समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं? बैलेंस कर लीजिए ना। 2 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट समझ गए? अगला पर आइए, 7 नंबर प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। प्रीसिपिटेशन या प्रीसिपिएट, जो भी आप कह लीजिए, प्रीसिपिटेशन या प्रीसिपिएट रिएक्शन। अपक्षेपण अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया। ऑनलाइन वाला कर रहा है रिएक्शन, अब बाउंस कर रहा है, क्या करिएगा? सरकारी नौकरी कठिन है कि ना? है कि ना? बहुत को लगता है कि IIT मेडिकल से कम आसान है सरकारी नौकरी कर लेना। कोई भी सरकारी नौकरी बहुत कठिन है। सबका तैयारी एक समान। आपको ग्रुप डी लेना है, दरोगा बनना है, बिहार पुलिस बनना है, जो भी बनना है, सबके लिए एक समान मेहनत चाहिए, ठीक है ना? तो
जब पढ़ने में मन न लगे, बाउंस करने लगे, तो आप उसी समय सोचिए कि हम जो काम करना चाह रहे हैं वो कोई आसान काम नहीं है, और वो बहुत से नहीं हुआ, खुद हमसे नहीं हुआ। ठीक है ना, हम भी बहुत तैयारी किए, झूठ काहे बोलते हैं, लेकिन नहीं हुआ। तो जब भी बाउंस करे, जब भी पढ़ने में मन न लगे, तो आप सोचिए कि हम जो काम को ठाने हैं वो वास्तव में बहुत बड़ा काम है, कोई आसान काम नहीं है सरकारी नौकरी लेना। ठीक है ना। अब बहुत ये भी सोच रहे हैं इंजॉय करते करते पढ़ना है, इंजॉय। अपक्षेपण अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप बनते हैं उसे क्या कहते हैं? अपक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप प्रिसिपिएट बनते हैं उसे क्या कहते हैं? अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन सवाल है कि अपक्षेप किसे कहते हैं? तो आपको बताए थे शुरुआत में भी, जब अभिक्रिया किसमें हो, अभिक्रिया किसमें हो रहा है? जलीय विलयन में। जब अभिक्रिया किसमें हो रहा है? जलीय विलयन में हो रहा है, और उत्पाद क्या बन जाए? तो इसी ठोस को हम क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं, अंग्रेजी में प्रिसिपिएट कहते हैं। ठीक है ना। जब अभिक्रिया जलीय विलयन में हो रही है, अब कहिएगा जलीय विलयन में अभिक्रिया कैसी होती है? तो जलीय विलयन में पदार्थ को घुला देते हैं, जैसे जैसे पदार्थ घुलते जाता है अभिक्रिया होते जाती है। तो अभिक्रिया जलीय विलयन में हो रहा हो, उत्पाद कोई ठोस बन जाए, तो ऐसे ठोस उत्पाद को क्या कहते हैं? अपक्षेप। जिस अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप बनता है उसे क्या कहते हैं? अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप बनता है उसे ही अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब अपक्षेपण अभिक्रिया जैसे बेरियम क्लोराइड की ही अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से हम करा रहे हैं। यहां तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आप जान चुके हैं ना। हाँ, बेरियम सल्फेट। देखिए, सोडियम सल्फेट का होता है जलीय विलयन, और इसमें डाल देते हैं किसको? बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में घुलने लगता है। घुलते घुलते अभिक्रिया शुरू हो जाती, अंततः बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम। अब जो बेरियम सल्फेट बनता है यह किस रूप में बनता है? अपक्षेप, यानी कि यह ठोस रूप में अलग हो जाता है विलयन से। यह अभिक्रिया तो डबल डिस्प्लेसमेंट है ही, लेकिन साथ साथ यह कैसी अभिक्रिया है? अपक्षेपण अभिक्रिया है। अब कौन डबल डिस्प्लेसमेंट अपक्षेपण है या नहीं है, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी, तबे आप समझिएगा कि अपक्षेपण है। तो जब भी उत्पाद में तीर क्या हो, तो समझ जाइए क्या बन गया? अपक्षेप बन गया। जब भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर क्या हो, तो समझिए क्या बन गया? अपक्षेप बन गया। क्या बन गया? अपक्षेप बन गया। और वो अभिक्रिया क्या हो गया? तो ये अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ क्या है? अपक्षेपण भी है। यह अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ क्या है? अपक्षेपण भी है। ठीक उसी तरह दोस्तों, लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया हमने करवाए थे किससे? पोटेशियम आयोडाइड से, और बना था लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना था। ये लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना था। लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना था। बैलेंस हुआ? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड बना था। ये जो पोटेशियम आयोडाइड बनता है, ये क्या बनता है? हम क्या करते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में लेड नाइट्रेट को गिरा देते हैं। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में घुलते जाता है, रिएक्शन होते जाता है, और अंततः क्या बनता है? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड जो बनता है वो जलीय विलयन में किस रूप में अलग हो जाता है? और यह एक तरह से क्या बन जाता है?
अपक्षेप बन जाता है। क्या बन जाता है? और इस तरह से ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन? क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा एक बात कि कोई रिएक्शन अपक्षेपण अभिक्रिया है या नहीं है, इसकी जानकारी रासायनिक अभिक्रिया में दी जाएगी तभी आपको पता चलेगा। अगर रासायनिक समीकरण में इस बात की जानकारी नहीं दी जाएगी तब आप नहीं जान सकते हैं कि रिएक्शन अपक्षेपण है या। लेकिन आप ये बात आप याद रखिएगा कि अधिकांश जो डबल डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन होता है, अधिकांश जो डबल डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन होता है, अधिकांश जो डबल डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन होता है, वहीं पर होता है कौन? वहीं पर बनता है क्या? अपक्षेप बनने की प्रक्रिया कॉम्बिनेशन में नहीं होती है, डिकम्पोजिशन में नहीं होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस फोटोकेमिकल में नहीं होती है। अपक्षेपण बनने की सबसे ज्यादा चांस किस रिएक्शन में होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। किस रिएक्शन में होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। किस रिएक्शन में होता है? कोई दिक्कत? लेकिन जब तक इसकी जानकारी, अपक्षेप बनने की जानकारी जब तक दी नहीं जाएगी तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि अपक्षेप बना अथवा नहीं बना। चलिए अगला नंबर कौन अभिक्रिया का है? 7वां होगा कि 8वां? 7वां। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए एसिड बेस तो अभी आपको हम नहीं पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए। एसिड और बेस के बीच जब अभिक्रिया होता है क्या बनता है? साल्ट और जल बनता है। दोस्तों एसिड और बेस एक खास प्रकार के यौगिक है। किस यौगिक को एसिड कहेंगे और किस यौगिक को बेस कहेंगे, इसके लिए पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ आगे, एक पूरा का पूरा चैप्टर है एसिड बेस का। लेकिन आप यहां पर समझ लीजिए कि जब भी एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होता है तो बेस एसिड के गुणों को नष्ट कर देता है और एसिड भी बेस के गुणों को, दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट करके दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया होती है तो अम्ल भस्म के गुणों को नष्ट कर देता है और भस्म अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है, और दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट करके एक दूसरे को उदासीन करके क्या बना लेता है? लवण बना लेता है। अम्ल और भस्म के बीच होने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और भस्म के बीच होने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे दोस्तों ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनके बीच जब अभिक्रिया होता है तो बनता है सोडियम क्लोराइड और जल। यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसीलिए अम्ल और भस्म के बीच जब अभिक्रिया हुई तो इसको हम क्या कहेंगे? तो वो तमाम अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अम्ल और दूसरा अभिकारक भस्म है और उनके बीच जब अभिक्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और तमाम उदासीनीकरण अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन? तो रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया कुल कितने प्रकार के? 7 प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कुल कितने प्रकार के? लेकिन ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर
ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर समस्त रासायनिक अभिक्रिया को मात्र कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में ऊष्मा उत्पन्न होते उसे क्या कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर ही संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया हम कुल 7 प्रकार के पढ़े। रासायनिक अभिक्रिया हम कुल कितने प्रकार के पढ़े? 7 प्रकार के पढ़े। लेकिन अगर ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को बांटना शुरू करेंगे तो रासायनिक ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया कितने भागों में बटेगा? 2 भागों में बटेगा, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में ऊष्मा निकलता है उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा देने से संपन्न होता है ऊष्मा। और दोनों ही रिएक्शनों को हम समझा चुके हैं ना, कौन ऊष्मा शोषी है और कौन ऊष्मा क्षेपी है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लीजिए। क्लियर हो गया? ओके, यहां तक कोई दिक्कत? मिलिए अगले क्लास में, तब आगे की बातों की चर्चा करेंगे। रिएक्शन याद करना होगा, नहीं देखते रहिए ना। याद करने के लिए तो क्वेश्चन का कलेक्शन आपको दे दिए हैं आदित्य सिन्हा, उसको आप याद करिएगा। प्रश्नों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है और कोशिश रखिए कि चैप्टर के लास्ट में जितने भी प्रश्न है, चैप्टर समाप्त होते ही सारे प्रश्न बन जाए। हालांकि क्लास में तो एक एक क्वेश्चन हम करवा ही रहे हैं, तो प्रश्नों को याद करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। आदित्य सिन्हा भूल जाते हैं, इसका कोई तरीका बताइए। इसका तो तरीका यही है कि बार बार रिवाइज करिए। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि पढ़ाई में रेगुलरिटी अगर बनी हुई है तो भूलने की समस्या होती नहीं है। रेगुलर पढ़ाई जब नहीं हो पाता है ना, तब ही भूलने की समस्या ज़्यादा आती है। तो पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाकर रखिए, यानी रेगुलरिटी बनाकर रखिए, भूलने की समस्या अपने आप दूर हो जाएगा। कीर्ति सिंह का क्वेश्चन है, सॉलिड में रिएक्शन हो तो सॉलिड के बीच रिएक्शन प्रायः नहीं होते हैं। अगर अभिकारक इधर भी ठोस है इधर भी ठोस है तो इनके बीच रिएक्शन संभव नहीं हो पाता है। अधिकांश रिएक्शन या तो जलीय विलयन में होता है या गैसों के बीच होता है। अधिकांश रिएक्शन जलीय विलयन में होता है या गैसों के बीच होता है। अगर अभिकारक ठोस है तो इनके बीच रिएक्शन प्रायः नहीं के बराबर ही होता है। 2 ठोसों के बीच रिएक्शन लगभग नहीं के बराबर होता है। रसायन जगत में लगभग अधिकांश रिएक्शन या तो जलीय विलयन में करवाए जाते हैं या गैसों के बीच करवाए जाते हैं।